विचारों की अराजकता। दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण 23 जुलाई 2025। विचारों की अराजकता पर अंकुश जरूरी। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि लोग सोशल मीडिया पर किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। इस प्रवृत्ति को रोकथाम के लिए कुछ करना होगा। इंटरनेट मीडिया के बेलगाम विस्तार, उस पर बेहिसाब ढंग से की जाने वाली फिजूल की टीका टिप्पणियों से आज पूरी दुनिया चिंतित है। हर देश और वहाँ के समाज में इसे लेकर मंथन जारी है। आखिर इनकी चुनौतियों से कैसे निपटें? इंटरनेट मीडिया का नियमन आज की सबसे बड़ी सामाजिक जरूरत है। इसके बिना इंटरनेट मीडिया सामाजिक संपर्क का विषय न रहकर और सामाजिक यानी अन सोशल मीडिया की भूमिका में अवतरित हो रहा है। मानव सभ्यता का इतिहास बताता है कि संचार और संवाद की आवश्यकता हर एक युग में रही। मौखिक, सांकेतिक, लिखित संवाद के अलग तौर तरीके भी प्रचलित थे। जब अखबार, रेडियो, टीवी या इंटरनेट मीडिया नहीं थे, लेकिन संवाद और संपर्क के इन तरीकों में तब क्रांति हुई जब इंटरनेट मीडिया के रूप में ऐसा औजार आम लोगों तक को मिल गया, जिसके जरिए ये अपनी बात किसी भी मंच तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आदि इंटरनेट मीडिया मंचों ने हर व्यक्ति को अपनी बात खुलकर कहने का अवसर दिया है। इस लिहाज से इंटरनेट मीडिया ने नागरिकों को एक व्यक्ति के तौर पर अधिक सशक्त किया है। लेकिन इसी रूप में सीमित रहता तो संकट न आता। समस्या तब शुरू हुई जब सोशल मीडिया के जरिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बेजा फ़ायदा उठाकर कुछ लोगों ने इन मंचों का इस्तेमाल दूसरे को आहत करने के लिए करना शुरू कर दिया। यह प्रवृत्ति एक सामाजिक व्याधि में बदलने लगी। पर पीड़ा का यह रोग बेलगाम बढ़ता ही जा रहा है, जो अंकुश की मांग करता है। यह कितनी बड़ी समस्या बन गया है कि इसका उदाहरण हाल में सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश में मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बारे में फेसबुक के माध्यम से एक अपमानजनक टिप्पणी करने वाली कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को गिरफ्तार से अंतरिम राहत देते हुए अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट का बढ़ना चिंताजनक है और इस पर रोक लगनी चाहिए। अदालतों ने टिप्पणी की कि लोग सोशल मीडिया पर किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। इस प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए कुछ करना होगा। मामले के अनुसार कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय ने 2021 में इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री डाली पोस्ट की थी। इस पर मई 2024 में इंदौर थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने जब इस संबंध में उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया तो वे मालवीय ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान किया, लेकिन यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति किसी बात को किस तरह से कह रहा है, इसे देखा जाना चाहिए। उन्होंने कार्टूनिस्ट को जो किया वह अपराध है। अदालत ने कहा, ऐसे भड़काऊ पोस्ट पर अंकुश लगाने के लिए न्यायिक आदेश जारी करने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि मालवीय ने आपत्तिजनक कार्टून वर्ष 2021 में कोविड महामारी के दौरान बनाया था। अभिव्यक्ति की कितनी आज़ादी जायज़? मौजूदा मामले में देखें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक यह दलील दे सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति चीज़ों के बारे में आलोचनात्मक राय रखता है, लेकिन बात जब आपत्तिजनक टिप्पणियां, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाली बातों और इंटरनेट मीडिया के जरिए सार्वजनिक रूप से प्रसारित करने को हो, तो इस पर विचार करने की ज़रूरत बनती है। अभिव्यक्ति की कितनी आज़ादी जायज़ है और कहाँ तक यह आज़ादी अपराध बन जाती है? समस्या तो यह है कि हम इंटरनेट मीडिया पर केंद्रित हैं, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी आपत्तिजनक टिप्पणी या पोस्ट के कितने बड़े खतरे हो सकते हैं। ऐसे अनुमान के मुताबिक हमारे ही देश में इस वक्त
जो 40 लाख से ज़्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, फेसबुक आदि तमाम मंचों पर मौजूद हैं, वे हर साल हर किस्म का ज्ञान और जानकारी परोसने का दावा करते हैं। घुमक्कड़ी, पर्यटन, खाना बनाने, फैशन टिप्स से लेकर वीडियो के संपादन और शेयर बाजार के खिलाड़ी बनने तक के गुर सिखाते हैं। इनमें से सैकड़ों ऐसे भी जिनके इन्फ्लुएंसर की संख्या भी लाखों करोड़ों में है। कई कई बार ये दावा तक करते हैं कि अगर वे खुद उनको फॉलोअर्स उनका कहना मान ले तो सरकार तो बदल जा सकता है। उधर कुछ वर्षों में विभिन्न राजनीतिक दल जिस प्रकार खुद सोशल मीडिया पर बढ़ चढ़कर इस्तेमाल करने से लेकर इन्फ्लुएंसर की सेवा भी लेने लगे हैं, इससे यह अनुमान लगाना गलत नहीं कि इंटरनेट मीडिया उपदेशकों का सही या कुछ प्रभाव तो होता ही है। इसी वजह से ऑनलाइन सामान और सेवाएं बेचने वाली कंपनियों तो इनकी काफ़ी ज़्यादा सेवाएं लेती हैं, बदले में इन्हीं विधिक तरीके से भुगतान भी करती हैं। लेकिन यहाँ सवाल है कि अगर ये इन्फ्लुएंसर भ्रामक जानकारी दे रहे हो तो सच के नाम पर झूठ परोस रहे हो तो ज्ञान के गलत पाठ पढ़ा रहे हो तो अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हो तो उन्हें सही करने या रोकने टोकने का जिम्मा आखिर किसका है। आज इंटरनेट मीडिया की पहुंच बहुत ज़्यादा है, इसके माध्यम से यह फैसला किया जा रहा है कि लोग क्या देखें, क्या सुने, किसका पक्ष लें या किसका पक्ष ना लें। बिगड़ता व्यवस्था बिगड़ने वाला आमंत्रण। कुछ घटनाओं में देखा गया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को रोकने पर हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती हैं, व्यवस्था को तहस नहस कर देती हैं। उनके इन्फ्लुएंसर की कई बार बिना कुछ सोचे समझे उनके कहने पर अमल कर डालते हैं। इसी साल जून में आईपीएल का फाइनल मैच जीतने वाली टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आरसीबी की ओर से इंटरनेट मीडिया पर जब एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में विक्ट्री परेड निकालने की सूचना दी गई तो करीब 5 लाख लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। इतनी ही भीड़ जुटने के बारे में आरसीबी ने पुलिस प्रशासन को पहले से कोई सूचना नहीं दी। भीड़ इतनी को रोकने के लिए जब स्टेडियम के गेट बंद किए गए तो व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो वहां भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई। यह बताता है कि कैसा एक इंटरनेट मीडिया पोस्ट अराजकता पैदा कर सकती है। रोकथाम का बड़ा सवाल यह है कि आखिर इंटरनेट मीडिया मंचों को अविवेक इस्तेमाल जिसमें अभद्र भाषा, अश्लील टिप्पणियां, अराजकता और सांप्रदायिक द्वेष फैलाने का प्रयास होता है कि रोकथाम कैसे होगी। एक रास्ता तो यह है कि काम स्व नियंत्रण से किया जाए, यानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही इतने जागरूक और सतर्क हो कि वे अपनी ओर से कोई अतार्किक टिप्पणी ना करे और ना ही अराजकता अश्लीलता फैलाने वाली सामग्री परोसे। एक अन्य स्तर पर यह काम इंटरनेट मीडिया कंपनी कर सकती हैं कि वैसे फिल्टर लगा सकती है जिसमें कि अराजकता, अतार्किक, अश्लील, अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां प्रकाशित ही ना हो। पर कई बार खुद इस कंपनियों को पता नहीं चलता वे जिस सामग्री पर बंदिश लगा रही हैं वे उपयोगी हैं और जिस सामग्री को प्रसारित कर रहे हैं वे अनुपयोगी हैं। कुछ अवसरों पर कमाई और कामकाज बढ़ने के लालच में ये कंपनियां खुद ऐसी सामग्रियों को बढ़ावा देते जो अनुपयोगी होती हैं और ऐसा करके एल्गोरिदम की वजह से होता है जो तीव्र मांग करने वाले कंटेंट की तेज़ी से फैलता है। इसके लिए कानून बनाकर इंटरनेट मीडिया कंपनियों को बाध्य किया जा सकता है वे अपने मंच से प्रसारित हो रही सामग्री के लिए जिम्मेदार माने जाएगी और इसके लिए अनुरूप उन पर कार्रवाई हो सकती। इस संबंध में एक पहल ऑस्ट्रेलिया में हुई। वहां की सरकार ने एक कानून बनाकर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर करने का नियम बनाया। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि नियम का पालन करने की जिम्मेदारी खुद कंपनियों की होगी, अन्यथा उन्हें भारी जुर्माना देना होगा। समस्या केवल भारत और ऑस्ट्रेलिया की नहीं, इंटरनेट मीडिया का बेलगाम विस्तार और इस पर बेहिसाब ढंग से की जाने वाली फिजूल की टीका टिप्पणियों से आज पूरी दुनिया चिंतित है। हर देश में वहाँ के समाज में से लेकर मंथन जारी है आखिर इसकी चुनौतियाँ से कैसे निपटें। अदालती आदेशों और सरकारी नियम प्रतिबंधों को देखते हुए कहा जा सकता है कि इंटरनेट मीडिया का नियमन आज की सबसे बड़ी सामाजिक जरूरत है। इसके बिना सोशल मीडिया
सामाजिक संपर्क का विषय न रहकर असामाजिक सोशल मीडिया की भूमिका में अवतरित हो रहा है। इन्फ्लुएंसर का बढ़ता असर। इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी में एक शोध में कहा गया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जनता को कितना प्रभावित करते हैं। इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के प्रभाव के बुरे नतीजों और उपभोक्ताओं को व्यवहार पर पड़ने वाले असर का अध्ययन किया गया है। इनमें से पाया गया है कि इंटरनेट मीडिया पर चर्चित इन्फ्लुएंसरों की सलाह पर 16 से 60 साल की उम्र के बीच करीब 22% उपभोक्ताओं ने ऐसा नकली उत्पाद खरीद लिए जो किसी काम के नहीं थे, लेकिन उनका इन्फ्लुएंसर ने जमकर प्रचार किया था। सोशल मीडिया कंपनियों की सारी धांधलियां रोकने के नाकाम रहे। कहने को तो एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि ने फेक अकाउंट की पहचान करने, उन्हें ब्लॉक करने और उपायों के लागू किया है, लेकिन ये प्रबंध असरदार नहीं साबित हो रहे हैं। चूँकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों की कमाई कंपनियों के उत्पादों और राजनीतिक दलों के प्रचार पर निर्भर करती है, इसलिए वे ना तो उत्पादों की सच्चाई की जांच करते हैं और ना ही किसी दल विशेष की विचारधारा की फिक्र करते हुए सिर्फ पैसे के बदले कंपनियों के उत्पादों और राजनीतिक विचारधाराओं का प्रमोशन करते हैं। इसके लिए फर्जी समीक्षाएं करते हैं, कई बार अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी कंपनियों के उत्पादों या पार्टियों की आलोचना करते हैं। सोशल मीडिया पर उपस्थित बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपना प्रभाव दिखाने के लिए पैसे देकर अपने फॉलोअर्स और व्यूज बढ़ाते हैं। इनकी धरपकड़ बड़ी चुनौती है। अभिषेक कुमार सिंह जी। आतंकवाद पर आत्मघाती रवैया। बम्बई हाई कोर्ट के फैसले पढ़ने पर लगता है कि जैसे गवाहों को कोर्ट में पेश न किए जाने के चलते न्यायाधीश दोषियों को छोड़ने पर बाध्य हो गए। मुंबई की लोकल ट्रेनों की इस महानगर की जीवन रेखा कहा जाता है। 19 साल पहले 11 जुलाई 2006 को इसी जीवन रेखा में सैकड़ों लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई थी। उस दिन 7 लोकल ट्रेनों में 6 मिनट के भीतर श्रृंखलाबद्ध बम धमाके में से 187 लोग मारे गए और 800 से अधिक घायल हुए थे। इन धमाकों को भारतीय इतिहास के सबसे भीषण आतंकी हमले के नाम से माना गया। 7/11 धमाकों की भयावहता ऐसी थी कि कोई घायल अपनी चोट से उबर नहीं पाए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। विभत्स दृश्यों के साक्षी बने तमाम लोगों की मानसिक रूप से बीमार हो गए। हमलों की जांच महाराष्ट्र एटीएस को सौंपी गई। एटीएस की जांच में सामने आया कि धमाके में कुछ पाकिस्तानी की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI थे, जिसमें स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के स्थानीय जिहादियों का इस्तेमाल किया। इन धमाकों में पाकिस्तानी भी शामिल थे और उनमें से एक धमाके में मारा भी गया था। मामले से जुड़े आरोप पत्र में ATS ने 28 लोगों को आरोपित बनाया, जिसमें से 13 पर केस चल सका। शेष 15 में पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं और जो आज तक जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर हैं। विशेष मुकाका न्यायालय ने 2015 में आरोपियों में से 5 को मृत्युदंड और 7 को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। अब 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी सजा प्राप्त 12 लोगों को यह कहते हुए दोष मुक्त कर दिया कि अभियोजन पक्ष अपने आरोप सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा। आरोपियों को बरी करने का अर्थ यह नहीं कि आतंकी साजिश नहीं रची हुई थी या जांच एजेंसियां झूठा बोल रही थी। इसका प्रमाण यह है कि चार्जशीट में नामित 2 आरोपित अब्दुल रज्जाक और साहिल शेख 19 वर्ष से फरार हैं। उनके बारे में यही माना जाता है कि वे अब पाकिस्तान में रह रहे हैं। उच्च न्यायालय का 600 से अधिक पन्नों का निर्णय पढ़ने से पर पता चलता है कि देश का सिस्टम इतने संवेदनशील मामले में भी कितने लचर और शर्मनाक तरीके से काम कर रहा था। आरोपियों में से 8 आरोपितों में से एक 8 नवंबर 2003 को भारतीय पासपोर्ट पर जेद्दा गया और वहां से ईरान होते हुए आतंकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान चला गया। वहीं उसने अपना भारतीय पासपोर्ट नष्ट कर दिया। वापस लौटते हुए ISI ने उसे एक फर्जी पाकिस्तानी पासपोर्ट दिया, जिसके साथ उसे जेद्दा में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास भारतीय पासपोर्ट नहीं था।
पर उसे आपातकालीन अनुमति पर भारत आने दिया। इसके बाद भी किसी एजेंसी ने उसकी जांच करने की आवश्यकता नहीं समझी और वह अगले 2 साल तक आराम से भारत में इन धमाकों की साजिश करता रहा। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अभियोजन ने कैसे आरोपियों के दोषमुक्त होने की राह खोली। एक प्रत्यक्षदर्शी जिसने 2 आरोपित को ट्रेन की बोगी में बम लगाने वाले बैग देखकर उतरते हुए देखा था और जिसके बयान के आधार पर एक पुलिस द्वारा आरोपियों के स्केच बनाए गए थे, उनके द्वारा आरोपियों की शिनाख्त कभी पुलिस ने कराई ही नहीं, जबकि यह साक्षी बम धमाके में घायल हुआ था। जो अन्य 5 प्रत्यक्षदर्शी धमाके में घायल हुए थे उनके बयान कभी कोर्ट में दर्ज नहीं कराए गए। इन घायलों में पुलिस कांस्टेबल संतोष प्रकाश खानविलकर भी थे। उन्होंने आतंकियों को देखा भी था, पर पुलिस ने अपने ही कर्मचारियों की गवाही कराना भी जरूरी नहीं समझा। मोहन कुरामत की दुकान में आतंकियों ने कुकर खरीदे जिन्हें उन्हें बम के रूप में ढाला गया। कुमावत से भी ना तो आतंकियों की शिनाख्त कराई गई और ना ही उन्हें कोर्ट में गवाही के लिए बुलाया गया। कई प्रत्यक्षदर्शियों के जो बयान दर्ज किए हुए भी 100 दिनों बाद प्रत्यक्षदर्शियों से अलग साक्षियों के समक्ष जो शिनाख्त परेड कराई गई वे भी 4 महीने बाद कराई गई। जिस अधिकारी ने शिनाख्त परेड कराई उसके लिए अभिकृत ही नहीं पाए गए। कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली और अभियोजन के रवैये पर भी कठोर टिप्पणी की। फैसले को पढ़कर लगता है कि जैसे गवाहों को कोर्ट में पेश न किए जाने के चलते न्यायाधीश आरोपियों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। यह कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। 1993 मुंबई बम धमाकों के अधिकांश मास्टरमाइंड आज भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। जयपुर और वाराणसी बम धमाकों के मामले में निचली अदालतों से फैसले इस साल ही आए हैं और इसे आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। 2022 में अहमदाबाद बम धमाके में 70 आरोपियों में से 28 कोर्ट के बरी हो गए और 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर हुए धमाके में जुड़े मामले में आज तक फैसला नहीं आया। 1996 में दिल्ली के लाजपत नगर बम धमाके के 3 आरोपियों को फांसी की सजा दिल्ली हाई कोर्ट ने समाप्त कर दी थी। पिछले 4 दशकों में असंख्य आतंकी हमले झेलने वाले देश में अजमल कसाब, अजमल गुरु और याकूब मेनन को छोड़कर किसी को फांसी की सजा नहीं हो ये याद नहीं पड़ता। पंजाब के मुख्यमंत्री बेवंत सिंह की हत्या के मामले में फांसी की सजा पाए बलवंत सिंह राजौआना को 2007 में न्यायालय में मिली फांसी की सजा को आज तक अमल में नहीं लाया जा सका। लचर अभियोजन के चलते 7/11 ट्रेन धमाके के सभी आरोपियों को बरी हो जाने पर देश के सरकारी सिस्टम में बैठे हर व्यक्ति को स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि क्या उन्हें 187 लोगों को किसी ने नहीं मारा था। सिर्फ आर्थिक विकास ही किसी देश की विकसित राष्ट्र नहीं बनता, उसकी व्यवस्थाएं भी उतनी ही विकसित होनी चाहिए और न्याय व्यवस्था तो सारी व्यवस्थाओं की रीढ़ होती हैं। जहां हम विश्व भर के देशों को आतंकवाद पर सख्त रवैया अपनाने की मांग करते हैं, वही खुद हमारी एजेंसियां अभियोजन आतंकी हमले के मामले में लापरवाही दिखते हैं। दिव्य कुमार सोती, लेखक, काउंसिल ऑफ द स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबंध मामले विश्लेषक। फर्जी मतदाताओं से मुक्ति, उमेश चतुर्वेदी। वोटर लिस्ट पर फर्जी मतदाता तो उनके नाम पर वोटिंग की आवश्यकता हमेशा ही बनी रहेगी। बिहार की मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दल इसके लिए चुनाव आयोग की मंशा और निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। वे यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष में हाथों में खेल रहा हो। इस अभियान के बहाने उन्हें समर्थक वोटरों के नाम मतदाता सूची से काटने की जुगत लगा रहा है। राजद, कांग्रेस और तृणमूल जैसे दलों ने अभियान का विरोध करते हुए इसे नागरिकता सत्यापन से जोड़ दिया। मोदी सरकार ने शामिल टीडीपी ने भी यह मांग रखी। इस अभियोजन को लेकर यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि नागरिकता के सत्यापन का अभियान नहीं। इस बीच डेमोक्रेटिक रिकंस्ट्रक्शन एंड इलेक्टोरल रोल इन्फ्लेशन एस्टिमेटिंग
लॉजिस्टिक वोटर बेस इन बिहार 2025 इंडिया शीर्षक में एक अध्ययन सामने आया कि जो बता रहे हैं बिहार की मतदाता सूची में करीब 70 लाख अवैध मतदाता हैं। अभी बिहार में 7.89 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं। संख्या का निष्कर्ष है कि इनमें से सिर्फ 7 करोड़ 12 लाख मतदाताओं के नाम ही वैध हैं, जबकि 77 लाख मतदाता फर्जी हैं। बिहार के विधानसभा की 243 सीटें हैं। इस लिहाज से देखें तो करीब हर सीट पर लगभग 30,000 अवैध मतदाता हैं। इस अध्ययन के अनुसार बिहार के शहरी और ग्रामीण इलाकों की मतदाता सूची में दर्ज अवैध वोटरों की वजह अलग अलग हैं। शहरी मतदाता सूची में फर्जी वोटरों का नाम प्रवासन की समस्या की वजह से हैं, तो ग्रामीण इलाकों में इसकी वजह मृत्यु के आंकड़े की रिकॉर्ड अपडेट न होना। चुनाव आयोग की प्राथमिक रिपोर्ट भी इस अध्ययन के नतीजे को सही साबित करती है। SIR के चलते पता चला कि बिहार में करीब 5.76 लाख मतदाताओं के नाम से ज़्यादा जगहों की मतदाता सूची में शामिल हैं। वहीं 35 लाख से अधिक मतदाता अपने पते पर नहीं मिले। चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए उनके अनुसार करीब 12,55,620 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी, जबकि उनके नाम अब भी मतदाता सूची में शामिल हैं। इसी तरह 17,37,336 मतदाताओं ने अस्थायी रूप से उस जगह को छोड़ दिया जहां उनके नाम मतदाता सूची में शामिल हैं। ये आंकड़े प्रारंभिक हैं। फाइनल आंकड़े में बिहार को डेमोग्राफी बदली नज़र आ सकती हैं। जो स्थिति बिहार में देखने को मिल रही है वह अन्य राज्य में और खासकर बंगाल में भी होगी। बिहार में आखिरी SIR 2003 में था, जब राज्य में 4.96 करोड़ मतदाता थे। 2003 में 65 वर्ष और उसके अधिक आयु के वोटरों में से अधिकांश जीवित रहने की संभावना कम है। इस लिहाज से 2003 की मतदाता सूची में शामिल 4.96 करोड़ लोगों में से 2025 में केवल 3.41 करोड़ लोगों के जीवित रहने की संभावना है। अध्ययनकर्ताओं के अनुसार राज्य की जन्म मृत्यु दर के हिसाब से 2003 के बाद से जब तक इस सूची में 4.83 करोड़ नए वोटर जुड़ने चाहिए थे। आंकड़े के लिहाज से 1985 से 2007 के बीच राज्य में कितने लोगों को जन्म होना चाहिए जो अब तक वोटर हो सकते हैं। बिहार के पलायन की जो स्थिति उसके लिहाज से इस राज्य में इस बीच करीब 1 करोड़ 12 लाख मतदाता बिहार से पलायन कर चुके हैं। 2003 से 2011 के बीच बिहार के कुल 49,65,000 वोटर बाहर रहने चले गए। इसी तरह 2012 से 2025 के बीच राज्य से 72 लाख लोगों ने प्रवासन किया। इनमें से करीब 8 लाख लोग 80,000 लोग लौटे। इस तरह राज्य में पलायन करने वाले वोटरों की संख्या 1 करोड़ 12 लाख बैठती है। इस हिसाब से राज्य में वैध वोटरों की संख्या 7 करोड़ 12 लाख ही बैठती हैं। बिहार के सीमावर्ती इलाकों विशेषकर सीमांचल में घुसपैठ की बातें छिपी नहीं है। 2003 से ही राशन कार्ड और आधार कार्ड को मतदाता सूची के नाम शामिल करने के लिए सहयोगी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कई राज्यों ने अपनी जांच में अवैध राशन कार्ड पकड़े हैं। घुसपैठियों का आधार कार्ड हासिल करने की जानकारी भी सामने आती रही है। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने इन दस्तावेजों को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए वैध नहीं माना। विपक्षी दलों की यह डर है कि इस अभियान से उनके वोटरों की संख्या घट सकती है। अगर वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता हैं तो उनका नाम पर फर्जी वोटिंग की आशंका बनी रहेगी। 2020 में मतदाता विधानसभा चुनाव बिहार के करीब 20% सीटों पर जीत हार का फैसला महज 2.5% या उससे कम वोटरों का अंतर से जुड़ा था। 17% पर भी जीत हार का फैसला 1% से भी कम के अंतर से हुआ था। साफ है कि 70 लाख फर्जी वोटरों का मामला राज्य के चुनाव नतीजे पर असर डाल सकता है। ऐसे में चुनाव आयोग के कदम पर सवाल उठाना बेईमानी ही कहा जाएगा। स्वच्छ और निष्पक्ष मतदान लोकतंत्र की पहली शर्त है। ऐसे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की मात्रा बढ़ जाती है। बिहार क्यों पूरे देश के लिए ऐसे अभियान की जरूरत बढ़ जाती है। मतदाता सूची में पारदर्शिता बढ़ाने के चुनाव आयोग अभियान का सवाल उठाने से बचा जाना चाहिए। लेखक वरिष्ठ। इंग्लैंड में विलुप्त विवरों की वापसी। इंग्लैंड में विवरों की वापसी यह बताने के लिए काफ़ी है कि धरती पर सभी जीव जंतु का समान हक है।
इंग्लैंड के 17वीं सदी में अपने देश से विलुप्त हो चुके यूरेशियन प्रजाति के बीवरों को पुनः बसाने की तैयारी में जुटा। इंग्लैंड में एक समय बीवर बहुतायत में पाए जाते थे, लेकिन मांस, फर और सुगंधित तेल कस्टोडियन के लिए किए गए अंधाधुंध शिकार ने उन्हें इतिहास का हिस्सा बना दिया। ऐसे में बीवरों को दोबारा बसाकर इंग्लैंड अपने पर्यावरण अपराध की भरपाई कर रहा है। जंगली बीवरों की पहली बार इस वर्ष के सदी के मौसम में प्रवेक हिल्स नेशनल नेचर रिजर्व में छोड़ा जाएगा। इस संरक्षण के लिए उन्हें अब देसी प्रजाति की मान्यता देकर कानूनी सुरक्षा प्रदान किया गया है। बीवरों की वापसी पारिस्थितिक दृष्टिकोण से इंग्लैंड के लिए बहुत मायने रखती हैं। बीवर अपनी गतिविधियों से जैव विविधता की समृद्धि और पारिस्थितिक स्थिरता को बरकरार रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि इन जीवों को पारिस्थितिक तंत्र का इंजीनियर भी कहा जाता है। बीवर के दांते लोहे जितने सख्त होते हैं जिससे वे पेड़ों के तने और मिट्टी आदि को आसानी से कुतरते हैं, जिसके उपयोग से बांध बनाना आसान हो जाता है। नेशनल ज्योग्राफी के अनुसार इसी वर्ष फरवरी से चेक गणराज्य में 8 बीवरों ने मिलकर पिछले 7 वर्षों में अटकी हुई बांस परियोजना को कुछ ही हफ्ते में पूरा करके चेक सरकार के लिए $12 लाख बचा दिए। जाहिर है कि तालाबों, नहरों और बांध के निर्माण में जहाँ मानव बल के प्रयोग से अतिरिक्त समय और धन का व्यय होता है, वही बीवर का यह काम मुफ्त में ही कर देते हैं। उन्हें द्वारा निर्मित बांधों को बीवर बांध कहा जाता है। बीवर द्वारा उसके निर्माण से सूखा और बाढ़ दोनों आपदाओं के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। शोध और जलमार्ग का नेटवर्क बनाने के विशाल मात्रा में पानी का भंडारण होता है। यही नहीं, ये बाढ़ के जोखिम को कम करने, पानी को शुद्ध करने और कार्बन पृथक्करण में भी मददगार हैं। इन संरचना में जीव जंतुओं के अन्य प्रजातियों के लिए समृद्ध आवास तैयार हो जाता है, जिससे स्थानीय जैव विविधता में वृद्धि होती है। अध्ययनों में पाया गया है कि बीवर जलमार्ग में नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करने में भी सहायक है, जिससे तलछटों में कमी आती है। हालांकि इंग्लैंड में बीवरों की वापसी से कुछ किसान और जमींदार डर रहे हैं, क्योंकि वे उनके खेतों में पानी भर सकते हैं और कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहरहाल इंग्लैंड में बीवरों की वापसी यह बताने के लिए काफ़ी है कि धरती पर सभी जीव जंतुओं का समान हक है। समझना होगा पारिस्थितिक संतुलन और स्वस्थ खाद्य प्रसंस्करण के लिए सभी जीवों को अनावश्यक इनमें से एक भी जीव अस्तित्व पर मंडराता संकट समस्त जीवों के लिए प्रभावित कर सकता है। सुचारू ढंग से चले संसद अपनी भी समीक्षा करेगी। शीर्षक से प्रकाशित आलेख में आशुतोष झा ने एक गंभीर मुद्दा उठाया कि उनकी चिंता जायज है। विडंबना यह कि विगत कई वर्षों में संसद के लगभग सभी सत्र हंगामा के कारण सुचारू ढंग से नहीं चल पा रहा है। इस तरह लोकतंत्र की रक्षा की जा सकती है जहां सभी पक्ष अपने रुख पर अड़े हैं। जब इंटरनेट मीडिया के दोनों तमाम प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से अपनी बात कह तो किसी पहुंची जा सकती है। अपने तमाम मनमानी के लिए संसद को अखाड़े जैसा कैसे बनाना है, यह शायद प्रश्न परिपक्वता अथवा समझ पर नहीं अपितु अनुशासन का है। संविधान निर्माताओं द्वारा सकारात्मक उद्देश्य और स्वायत्तता को ध्यान में रखकर संसद सदस्यों को प्रदान किए गए विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया जाना भी एक नया चलन बन गया। आखिर कब तक यह चलता रहेगा? संसद को सुचारू ढंग से चलाने के लिए अनुशासन संबंधी कुछ कठोर नियमों को बनाने जाने की शीघ्र आवश्यकता है। इसके लिए सभी लोगों को राजनीति से परे हटकर देश हित में सार्थक पहल करनी होगी। कॉलेज में भी लगे सीसीटीवी कैमरे। संतुष्टि का आनंद। सांसारिक यात्रा में सुख की खोज मनुष्य का स्वाभाविक कर्म है, परंतु यह विचारणीय है कि क्या सुख से संतुष्टि भी पाई जा सकती है। क्या ये दोनों एक ही हिस्से के दो पहलू? वस्तुतः सुख एक अस्थायी अनुभूति है, इंद्रियों का तृप्तिकरण, उल्लास, जबकि संतुष्टि आत्मा की तृप्ति है जिसमें व्याप्त है एक निःशब्द संतुलन, एक अलौकिक समयावस्था। यदि किसी एक पद से सुख सुलभ ना हो, तब यह आवश्यक है कि हम आत्म अवलोकन और दिशा परिवर्तित करें। यह जीवन कोई एक रेखीय गति नहीं, अपितु एक जटिल संवेद गान है, जिसमें हर स्वर अपने समय पर ही आकर पूर्णता से प्राप्त करती है। किसी कार्य भाव अथवा उद्देश्य की पूर्ति में मिला संतोष ही अस्थायी आनंद है। सुख यदि वह किसी क्षण विशेष की अनुभूति है, तो दूसरी ओर संतुष्टि का आनंद एक दीर्घकालिक साधक है। समाज के पूर्वाग्रह ऐसे हैं जो बनी लीक
पर सफल न होने को विफलता मान लिया जाता है। यहाँ से आरंभ होता असंतुष्टि का दुख। जल की धारा एक पसान से टकराकर दूसरी दिशा ले लेती है, वैसे मनुष्य को भी असाध्य विघ्न के क्षण में पथांतर करना होगा। यदि सुख क्षणिक रूप से मिलता है तो परंतु अपनापन यह उचाट भाव फिर आकर घेर लेता है। यह मनन का समय है। यह जीवन का विफलता नहीं अपितु किसी अन्य अज्ञात द्वार पर दस्तक देने का समय है। जैसे किसी छात्र को यदि गणित से सुख नहीं मिलता तो संभवतः वो साहित्य से पृष्ठों से उसे आत्मा का संगीत सुनाई दे। सत्य यही है कि आनंद किसी बाह्य वस्तु में न अपितु आत्मा को अंतः स्थल में प्रतिष्ठित है। बाहर सुख की खोज भ्रमित करता है, जबकि संतोष आत्मा का स्वाभाविक धर्म है। बाह्य भोगों की भीड़ में सुख छलना बनकर रह जाता है। सुख संतुष्टि प्रदान करे यह आवश्यक नहीं, संतुष्टि आवश्यक सुख और आनंद दोनों प्रदान करती है। ट्विंकल तोमर सिंह। साइबर ठगी बड़ी सवालों भरा इस्तीफा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक त्यागपत्र देने से अनेक प्रश्न उठे। वे सही और उनके उत्तर भी मिलने चाहिए, लेकिन कहना कठिन है उत्तर मिलेंगे या नहीं। उपराष्ट्रपति ने जिस तरह अकायद बिना कोई संकेत दिए मानसून सत्र के पहले दिन अपना पद छोड़ दिया, वह इसलिए अधिक चकित करने वाला है क्योंकि दिन में वे सदन में सक्रिय थे और रात को उन्होंने यह कहते हुए त्यागपत्र दिया कि स्वास्थ्य कारणों से ऐसा करना पड़ रहा है। किसी को स्वास्थ्य के मामले में अटकलबाजी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति की बात आसानी से हजम नहीं हो रही है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उनके और सरकार के बीच किसी मुद्दे पर मतभेद हुए और फिर वे इतने अधिक बढ़ गए हैं कि उन्होंने आनन फानन त्याग देना ठीक समझा। उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे व्यक्तियों को ऐसा करने से बचना चाहिए। जगदीप धनखड़ तो बड़े तेज तर्रार और बेबाक नेता हैं। वे किसी भी मुद्दे पर कुछ भी कहने से संकोच नहीं करते। पिछले कुछ समय से वे विभिन्न मुद्दों पर काफ़ी तीखे बयान दे रहे थे और तो सुप्रीम कोर्ट को भी निशाना पर ले रहे थे। चूँकि वे वकील भी हैं, इसलिए उनकी कानूनी और संवैधानिक समझ पर सवाल भी नहीं उठाया जा सकता। वे केवल कानूनी और संवैधानिक मामलों में ही नहीं बल्कि अन्य विषयों पर भी खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं। जब वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तो उनकी मुख्यमंत्री ममता से ठन गई थी और राज्यसभा के सभापति रहते हुए कई नेताओं से विपक्ष और उनके बीच तकरार इतनी अधिक बढ़ी कि कांग्रेस ने तो उसके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रही थी। कुछ अन्य विपक्षी दलों को भी उनका रवैया रास नहीं आ रहा था। उनके रवैये को लेकर सदन के बाहर भी सवाल उठाए जाते हैं। उपराष्ट्रपति ने कैसे समय त्याग पत्र दिया जब भाजपा अपना नया अध्यक्ष चुनने के लिए माथापच्ची कर रही है। अब भाजपा को उपराष्ट्रपति पद पर प्रत्याशी तलाश करना होगा। स्पष्ट है कि जगदीप धनखड़ ने भाजपा का काम बढ़ा दिया है। यह भी ध्यान रहे कि उनका त्याग पत्र प्रधानमंत्री को विदेश यात्रा के ठीक पहले आया और संसद के इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा भी होनी। यह विचित्र है कि नहीं, यह विचित्र नहीं, हास्यास्पद भी है कि राज्यसभा के जो सभापति कल तक विपक्ष को रास नहीं आ रहे थे, वे अचानक नेक, विनम्र, निष्पक्ष, गुणी आदि नजर आने लगे। कम से कम ऐसा ढोंग तो नहीं किया जाना चाहिए जो साफ नजर आए। उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र पर विपक्षी दलों की सवाल सही तो हैं, लेकिन आखिर वे यह भूल गए कि पिछले 2 सालों में उनकी शायद ही कभी बनी हो।